सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और फुल एनर्जेटिक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बीपीएससी 105 सब्जेक्ट को लाई हूँ और जिसका टाइटल है तुलनात्मक शासन व राजनीति। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सिलेक्टेड 5 ईयर्स के PYQ के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लिए गए हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों की सही प्रिपरेशन करके जाओगे तो मैं श्योर हूँ कि आप 100 में से 100 लिख कर ही आओगे। यह वीडियो इग्नू जून एंड दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए खासकर बनाया गया है। तो फुल एनर्जी के साथ चले दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक के बाद एक क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्याख्या कीजिए। तो इससे पहले हम अपने टाइटल को समझने का प्रयास करते हैं कि तुलनात्मक शासन व राजनीति ये क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति से हम यह समझते हैं कि जिसमें इसका मतलब होता है अलग अलग देशों की राजनीति को कंपेयर करना। तो तुलनात्मक जो राजनीति है उसका अर्थ है अलग अलग देशों की राजनीति को कंपेयर करना। अब है हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये है, क्या बोल रहा है, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्याख्या कीजिए। ये जो है पूछ रहा है कि राजनीति के जो तुलनात्मक अध्ययन है जिसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है तो उसका हमें व्याख्या करना है, उसके बारे में बताना है और पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहला यहाँ लिखा है कि राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। तो इसकी पृष्ठभूमि किससे जुड़ी हुई है? तो हमारे प्राचीन काल, पहले के समय से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका व्यवस्थित विकास आधुनिक युग में हुआ है। इसका मतलब यह स्टार्ट तो प्राचीन काल में ही हुआ था, लेकिन इसका जो विकास है यह पूरा स्टेबल अब जाके हमारे जो मॉडर्न टाइम है, अभी का आधुनिक युग, इसमें हुआ है। प्राचीन यूनान में अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक है। तो प्राचीन यूनान में जो है किससे तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है? तो अरस्तु को। प्राचीन यूनान में अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में विभिन्न नगर राज्यों के संविधान और शासन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो पॉलिटिक्स नामक एक ग्रंथ है जिसे अरस्तु ने लिखा है, तो उसमें ही उन्होंने बताया है, नगर राज्यों का संविधान और शासन प्रणालियों का तुलना किया है, उसे पढ़ा है। उनका उद्देश्य सर्वोत्तम शासन व्यवस्था की खोज करना था। तो अरस्तु का जो है उद्देश्य क्या था? सर्वोत्तम शासन व्यवस्था का खोज करना था। तो मध्यकाल में राजनीतिक अध्ययन धार्मिक और नैतिक विचारों से प्रभावित रहा है। तो मध्यकाल में राजनीति का अध्ययन किससे प्रभावित रहा है? धार्मिक और नैतिक विचारों से बहुत ही प्रभावित रहा है, जिससे तुलनात्मक दृष्टिकोण सीमित हो गया। जिससे क्या हुआ है, जो हमारा तुलनात्मक दृष्टिकोण है वो सीमित हो गया है। आधुनिक युग में पुनर्जागरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के साथ राजनीति अध्ययन में नई चेतना आई है। आधुनिक युग में क्या हुआ है, पुनर्जागरण और जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनके विकास के साथ जो हमारे राजनीतिक का अध्ययन है उसमें नई चेतना आ गई है। मैकियावेली ने द प्रिंस में वास्तविक राजनीति का विश्लेषण किया है, जिससे तुलनात्मक अध्ययन को नया आधार मिला है। तो ये जो बुक है द प्रिंस, इसे मैकियावेली ने लिखा है और इस बुक में ही उन्होंने बताया है कि वास्तविक राजनीति का विश्लेषण, और जिससे तुलनात्मक अध्ययन को एक नया आधार मिला है, एक नया बेस मिला है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति, राष्ट्र राज्यों के उदय और
लोकतंत्र के विस्तार ने तुलनात्मक राजनीति को और अधिक विकसित किया है। तो 19वीं शताब्दी में क्या जो हमारा औद्योगिक क्रांति हुआ था, राष्ट्र राज्यों का नया नया उदय हुआ था, नए नए देश बन रहे थे और लोकतंत्र का विकास हुआ। उसके बाद विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो उसी समय से जो है बहुत सारे देश में राजनीतिक व्यवस्था का जो है तुलना का आवश्यकता महसूस किया जाने लगा कि ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद के उदय के साथ, तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था, व्यवहारवाद का उदय हुआ था, ठीक। हाँ, तो उसी के उदय के साथ तुलनात्मक राजनीति एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित हुई। तो उस समय के साथ क्या हुआ, ये तुलनात्मक राजनीतिक एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित हुआ। इसमें राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार, संस्कृति और प्रक्रिया का भी उदय हुआ। क्या हुआ कि इसमें जो हमारे राजनीतिक संस्था के साथ साथ जो हमारा है राजनीतिक व्यवहार, संस्कृति और प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा। लोग पढ़ने लगे, समझने लगे और उनका उपयोग करने लगे। और है हमारे पास अभी दूसरा प्रश्न जो पूछ रहा है हमारे से कि विऔपनिवेशीकरण प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। क्या है, विऔपनिवेशीकरण प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो ये विऔपनिवेशीकरण, डीकॉलोनाइजेशन क्या है? तो इसका मतलब होता है जब कोई देश एक दूसरे के कब्जे से आज़ाद होता है। जब कोई देश एक दूसरे देश के कब्जे से आज़ाद होता है, कोई कॉलोनी से आज़ाद होता है, तो उसको ही डीकॉलोनाइजेशन या फिर विऔपनिवेशीकरण कहा जाता है। वह ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपनिवेशित देशों में औपनिवेशिक शक्तियों के नियंत्रण से मुक्ति प्राप्त की और स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उभरे। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से विकास हुआ। तो ये जो प्रक्रिया है विऔपनिवेशीकरण का, यह कब से स्टार्ट हुआ? 20वीं शताब्दी से। कब? स्पेशली जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद ही ये स्टार्ट हुआ। इस प्रक्रिया के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। तो जैसा कि आपको पता है जब भी कभी कुछ होता है तो सबका कुछ ना कुछ कारण होता है, वैसे इसका भी कोई कारण है। तो चलिए देखते हैं क्या है कारण इसका। इस प्रक्रिया के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारक थे। सबसे प्रमुख कारण उपनिवेशों में विकसित हो रहे राष्ट्रीय आंदोलन थे। तो जो उपनिवेश बन के थे उसके अंदर भी जो स्वतंत्र होने का, अपना राष्ट्र बनाने का वो एक भावना आ रही थी, जिन्होंने स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की भावना को मजबूत किया। इसके साथ ही औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शक्तियाँ आर्थिक और सैन्य रूप से कमज़ोर हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जब वो जो भावना उत्पन्न होने लगा सबके अंदर, तो जो हम वहाँ के लोग थे उनमें एक आक्रोश पैदा हो गया। और उसी समय वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हुआ था। तो जो वहाँ की आर्थिक स्थिति थी और जो सेना की स्थिति सारी कमज़ोर हो गई थी, जो इनके लिए बहुत ही एक बेनिफिट के रूप में सामने आता है। उसके बाद जिससे उसके लिए उपनिवेशों को नियंत्रित करना कठिन हो गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी आत्मनिर्णय के अधिकार को समर्थन कर दिया। एशिया और अफ्रीका में भारत, इंडोनेशिया, घाना, अल्जीरिया जैसे देश में स्वतंत्रता आंदोलन ने इस प्रक्रिया को गति प्रदान की। मतलब ये जो देश है यहाँ पे एशिया और अफ्रीका में, जो भारत, इंडोनेशिया, घाना और उसके बाद जो भी देश थे, इनमें
स्वतंत्रता आंदोलन का प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से चलने लगा। लोग आंदोलन करने लगे, अपने लिए लड़ने लगे। यह प्रक्रिया कई बार शांतिपूर्ण बर्ताव के माध्यम से हुई, तो कई बार लंबे लंबे संघर्ष हुए और युद्ध के बाद भी औपनिवेशीकरण ने विश्व राजनीति में गहरा परिवर्तन किया। इसमें परिणाम स्वरूप नए राष्ट्रों का उदय हुआ। तो इस औपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया हुई, उसके बाद जिसका परिणाम हुआ, बहुत सारे नए नए राज्यों का उदय हुआ। शीत युद्ध की राजनीति प्रभावित हुई। जो शीत युद्ध पहले चलता था वो भी बहुत प्रभावित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन बदल गया। इस प्रकार भी औपनिवेशीकरण आधुनिक विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो भी औपनिवेशीकरण क्या है? जो हमारे आधुनिक विश्व इतिहास है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसे देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है हमारे पास, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। तो आइए चले करते हैं चर्चा सब मिलके। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण एक प्रमुख पारंपरिक दृष्टिकोण है। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो एक प्रमुख पारंपरिक दृष्टिकोण है। क्या है? बहुत ही पारंपरिक दृष्टिकोण है। कौन सा? संस्थागत दृष्टिकोण, जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन और तुलना किया जाता है। इसमें क्या होता है? विभिन्न देशों की राजनीति संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन और तुलना किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए उसकी औपचारिक संस्थाओं जैसे संविधान, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और चुनाव प्रणाली का अध्ययन आवश्यक है। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि विभिन्न देशों में संस्थाएं कैसे गठित होती है और वे कैसे कार्य करती है। तो ये जो दृष्टिकोण है इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य यह देखना है कि जो हमारे विभिन्न देशों में संस्थाएं हैं कैसे वो गठित होती है, कैसे बनाया जाता है, वो कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे कि भारत की संसदीय प्रणाली और अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की तुलना करके यह समझा जाता है कि दोनों देशों में सत्ता का वितरण और निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसे कैसे अलग रही है। तो मतलब एक जैसे हो गया, कभी भी हम लोग दो चीज़ों का जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें साफ साफ पता चलता है कि क्या क्या उनमें डिफरेंस है और क्यों है। तो बस इसी बात को यहाँ पे बताया गया है, जिसमें भारत और अमेरिका का जो प्रणाली है उसका तुलना किया गया है। अब जो है हमारा यहाँ नेक्स्ट संस्थागत दृष्टिकोण मुख्य रूप से वर्णनात्मक होता है, जिसमें राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक नियमों और संरचना पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ये जो है हमारा संस्थागत दृष्टिकोण ये मुख्य रूप से क्या है? वर्णनात्मक है। क्या है? वर्णनात्मक है, जिसमें राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक नियमों और संरचना पर अधिक जो है ध्यान दिया जाता है उस पर। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि राजनीतिक जीवन को समझने की कुंजी संस्थाओं के अध्ययन में निहित होती है। यह दृष्टिकोण क्या मानता है कि राजनीतिक जीवन को समझने की कुंजी संस्थाओं के अध्ययन में निहित होता है। इस दृष्टिकोण की एक सीमा यह है कि यह अनौपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं जैसे जनमत दबाव समूहों और वास्तविक राजनीतिक व्यवहार पर कम ध्यान देना। क्या है? इसकी एक सीमा यह है कि यह जो है अनौपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं जो है, जो भी इस अनौपचारिक राजनीतिक का प्रक्रिया जैसे जनमत दबाव समूहों और वास्तविक राजनीतिक व्यवहारों पर कम ध्यान देता है।
उसके बाद है हमारा चौथा प्रश्न। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा और प्लीज़ सब कोई नोट करते जाए। अगर जिस किसी को भी PDF चाहिए है इसका, वो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन से हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण और इसकी प्रासंगिकता की जांच कीजिए। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए जो हमारा राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण है और इसका जो प्रासंगिकता उसका जांच करना है। तो आइए चलिए देखते हैं, जांच करते हैं और समझते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच कहते हैं, वह एक आधुनिक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो राजनीति और अर्थव्यवस्था के आपसी संबंधों का विश्लेषण करता है। जो क्या करता है? राजनीति और अर्थव्यवस्था के जो आपसी संबंध है उसका विश्लेषण करता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक निर्णय संस्थाएं और राजनीतिक केवल राजनीतिक कारकों से नहीं बल्कि आर्थिक संरचना और सामाजिक शक्तियों से भी प्रभावित होता है। तो ये किस पे जोर देता है? जो राजनीतिक निर्णय है, संस्थाएं और नीतियाँ केवल जो है राजनीतिक कारक नहीं है बल्कि जो हमारा आर्थिक संरचना है और जो हमारा सामाजिक शक्ति है उससे भी प्रभावित होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी देश की राजनीति व्यवस्था को समझने के लिए उसकी आर्थिक व्यवस्था जैसे उत्पादन, वितरण, संसाधनों का नियंत्रण और वर्ग संरचना का अध्ययन आवश्यक है। तो इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर हम किसी को आर्थिक दृष्टिकोण से वैसे कंपेयर करते हैं तो उससे सबसे पहले हमें उसका जो है राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए आर्थिक व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो कितना जो प्रोडक्ट बना रहा है, कितना सेल कर रहा है, जो उसका सोर्स है उस पर उसका कितना कंट्रोल है। यह मानता है कि राज्य और बाजार एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दोनों मिलकर नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो इसका क्या मानना है कि राज्य और बाजार जो है एक दूसरा से जुड़ा होता है और ये मिलकर जो हमारी नीति है उसको प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास विकासशील देशों में गरीबी, असमानता और संसाधनों के असमान वितरण का प्रभाव राजनीतिक स्थिरता और नीति निर्माण पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कि जो हमारे विकासशील देश हैं, जो अभी विकास कर ही रहे हैं, पूरा विकास नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ गरीबी, असमानता और संसाधनों के असमान जो है वितरण का प्रभाव है और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें वहाँ राजनीतिक स्थिरता और फिर जो नीति निर्माण है उसको स्पष्ट रूप से हम लोग देख पाते हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण में मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव देखा जाता है, जिसमें राज्य को शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला साधन माना जाता है। मतलब कि ये जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है इसके दृष्टिकोण में मार्क्सवादी विचारधारा का जो है प्रभाव देखा जाता है, जिसमें राजा को शासक वर्ग के हितों के लिए रक्षा करने वाला साधन माना जाता है। राज्य को क्या माना जाता है? शासक वर्गों के हितों की रक्षा करने वाला। वही आधुनिक दृष्टिकोण में इसे अधिक व्यापक रूप में देखा जाता है, जहां वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण जैसी प्रक्रियाओं का राजनीतिक प्रभाव भी शामिल किया जाता है। इस दृष्टिकोण की प्रासंगिकता आज के समय में और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF
वर्ल्ड बैंक और बहुराष्ट्रीय कंपनियां देशों की राजनीति को बहुत ही गहराई से क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। क्या हुआ है कि आज के समय में जो है यह बहुत बढ़ गया है, और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा संस्था है, बैंक वगैरह है, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो जो है हमारी देश की जो राजनीति है उसको बहुत गहराई से प्रभावित कर रही है। मतलब वो अपने इधर की राजनीति समझते हैं और उधर बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। विकास नीति, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को समझने के लिए यह दृष्टिकोण बहुत ही उपयोगी है। तो ये क्या क्या समझने के लिए बहुत उपयोगी है? जो हमारा विकास नीति है, विकास नीति, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी और जो है हमारा सामाजिक न्याय जैसा जो हमारा मुद्दा होता है उसको समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब इसी तरह अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं और इसे समझते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है हमारे पास, समाजवादी राज्यों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दे और चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्या बोल रहा है कि समाजवादी राज्यों के जो सामने आने वाले प्रमुख मुद्दा और चुनौती है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। समाजवादी राज्यों के सामने अनेक प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां रही हैं, जिनका आलोचनात्मक परीक्षण तुलनात्मक राजनीति में महत्वपूर्ण माना जाता है। कहाँ महत्वपूर्ण माना जाता है? तुलनात्मक राजनीति में समाजवादी राज्यों के सामने जो उसका प्रमुख मुद्दा और चुनौती है उसका आलोचनात्मक परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। समाजवादी व्यवस्था का उद्देश्य है समानता, सामाजिक न्याय और संसाधनों का समान वितरण करना था। तो इसका उद्देश्य क्या था? समानता, सामाजिक न्याय और संसाधनों का समान वितरण करना था। लेकिन व्यवहार में कई कठिनाइयां सामने आई। तो क्या हुआ? बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आने लगे। सबसे प्रमुख चुनौती आर्थिक दक्षता की कमी रही है। तो सबसे प्रमुख चुनौती क्या था? हमारा आर्थिक दक्षता, हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अधिकांश समाजवादी राज्यों में उत्पादन और वितरण पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होने के कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव रहा है, जिससे उत्पादन क्षमता और नवाचार जो इनोवेशन है उसमें बहुत ही गिरावट आई है। सरकार ही जो पूरे में है अपना नियंत्रण रखा था, जिससे जो है हमारा इनोवेशन में और जो हमारा उत्पादन क्षमता है उसमें क्या हुआ? बहुत ही गिरावट आया और आर्थिक विकास धीमा पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपने आर्थिक विकास में पीछे छूटे जा रहे थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो है अत्यधिक केंद्रीकरण। जो दूसरी बड़ी समस्या थी वो क्या थी? अत्यधिक केंद्रीकरण थी। सत्ता और निर्णय निर्माण को चुनिंदा लोगों या पार्टी के नेतृत्व के हाथों में केंद्रित हो गया था, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी सीमित हो गई थी। तो इसमें हुआ क्या था कि जो हमारा सत्ता था वो लोगों और पार्टी के नेतृत्व में उनके हाथ में केंद्रित हो गया। वो खुद से कंट्रोल करते थे, तो जिससे जो है लोगों का ना भागीदारी बहुत कम हो गया था और प्रशासनिक जड़ता बढ़ी। और तीसरी चुनौती थी नौकरशाही का प्रभाव। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में प्रशासनिक तंत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो गया, जिससे भ्रष्टाचार, अनियमितता और निर्णय में देरी जैसी समस्याएं क्या हुई? उत्पन्न होने लगी। इसके अलावा समाजवादी राज्यों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों की कमी थी, एक गंभीर मुद्दा रहा है। एक दलीय व्यवस्था के कारण विपक्ष की भूमिका सीमित रही, जिससे असंतोष और सामाजिक दबाव बढ़ गया। जिससे क्या हुआ? हमारा असंतोष और सामाजिक दबाव बहुत बढ़ गया। और एट द एंड
20 शताब्दी में उत्तरार्ध में कई समाजवादी देशों में आर्थिक संकट और प्रणालीगत विफलता देखी गई। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो हमारे उत्तरार्ध के जो देश थे उसमें बहुत ही जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखा गया और उसकी जो प्रणालीगत विफलताएं हुई वो तो सबको दिख ही रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ देशों में उदारीकरण और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर रुख किया। अब यहाँ पे हमारा है छठा प्रश्न, जो कह रहा है कि संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, हमारा संसदीय सर्वोच्चता है, जो हमारा पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, उसका सिद्धांत का क्या करना है, हमें व्याख्या करना है। तो आइए चलिए करते हैं और देखते हैं। तो संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका मुख्य आधार यह है कि संसद राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है और उसके द्वारा बनाए गए कानून सर्वोच्च माने जाते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो हमारा संसदीय सर्वोच्चता है उसका सिद्धांत संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कहाँ पे, संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका मुख्य आधार यह है कि संसद राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है और उसके द्वारा बनाए गए कानून ही सर्वोच्च माने जाते हैं और उसी को ही हम लोग अपनाते हैं और करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संसद को कानून बनाने, संशोधित करने और निरस्तर करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। तो इसमें जो है संसद को क्या होता है, बहुत सारी शक्ति प्रदान होती है, जिससे वह कोई भी चीज़ को संशोधित कर सकता है, उसको निरस्तर कर सकता है, बना सकता है, फिर उसको बंद कर सकता है। तो इसका जो है पूरा शक्ति होता है उसके पास। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये उसके पास और राइट होता है, और उसकी शक्ति पर कोई अन्य संस्था जैसे कि न्यायपालिका या कार्यपालिका पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं लगा सकती है। तो जो संसद है वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास वो जो शक्तियाँ उसे प्राप्त होती है। अगर वह कोई कानून बनाता है तो उसको ना ही न्यायपालिका रोक सकती है पूर्णतः, और ना ही कार्यपालिका उसे रोक सकती है। विशेष रूप से यह सिद्धांत ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता माना जाता है। तो ये कहाँ पे क्या माना जाता है, विशेष रूप से जो ये सिद्धांत है वो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ये जो सिस्टम है वहाँ पे होता है। संसदीय सर्वोच्चता के अंतर्गत यह भी माना जाता है कि संसद पूर्व के किसी भी कानून को बदल सकता है। मतलब जो संसद है तो उसके पास इतना राइट होता है, इतना अधिकार, इतना शक्ति होता है कि जो पहले से नियम चला आ रहा है वह उसको भी बदल सकता है, चेंज कर सकता है पूरी तरह, और भविष्य के लिए बाध्यकारी नियम बना सकता है। तो क्या, और जो फ्यूचर के लिए है बहुत बाध्यकारी नियम भी बना सकता है, उसके पास इतना राइट्स दिया हुआ रहता है। इसके साथ ही संसद अपनी शक्तियों को सीमित नहीं कर सकता और न ही किसी अन्य संस्था को अपनी सर्वोच्चता के ऊपर स्थान दे सकता है। इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता पर प्रश्न नहीं उठा सकता। मतलब वो कुछ बोल ही नहीं सकता, वो कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो उसका सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक पक्ष है। हालांकि आधुनिक लोकतंत्रों में संवैधानिक सीमाएं और न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था इस सिद्धांत को कुछ हद तक संतुलित किया जाता है। ब्रिटेन में यह सिद्धांत अधिक स्पष्ट रूप से लागू होता है, जहां कोई लिखित संविधान
नहीं है। तो ब्रिटेन में क्या है, कोई लिखित संविधान नहीं है और संसद की सर्वोच्चता को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। वहीं भारत जैसे देशों में संसदीय सर्वोच्चता सीमित है क्योंकि यहाँ लिखित संविधान, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा प्रणाली मौजूद है। तो हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो भारत जैसा देश है हमारा, तो उसमें संसदीय सर्वोच्चता बहुत सीमित होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमारा लिखा संविधान है, हमारा मौलिक आधार है और भी जो है न्यायिक समीक्षाएं प्रणाली है वो मौजूद है। संसदीय सर्वोच्चता का महत्व यह है कि लोकतांत्रिक शासन को लचीलापन प्रदान करती है। तो यह क्या करता है, लोकतांत्रिक शासन को क्या लचीलापन प्रदान करता है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में संशोधन की सुविधा देता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग हम संशोधन भी कर सकते हैं अपने नियम कानून में, उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह कुछ नया बना सकते हैं सबकी सहमति के साथ। साथ ही यह प्रतिनिधि संस्था के रूप में संसद की भूमिका को मजबूत करती है। हमारा 7वां प्रश्न जो कि कह रहा है कि प्रणाली दृष्टिकोण की विशेषता की व्याख्या कीजिए। प्रणाली दृष्टिकोण की विशेषता की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आकार छूट गया है, तो ये बोल रहा है कि जो हमारा प्रणाली दृष्टिकोण का जो विशेषता है उसका हमें व्याख्या करना है। तो प्रणाली दृष्टिकोण जो हमारा सिस्टम अप्रोच है, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में एक आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह क्या है, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण में एक आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका विकास मुख्य रूप से डेविड स्टर्न के विचारों से हुआ। तो इसका जो विकास है वो मुख्य रूप से किनके विचारों से हुआ, तो इनका मुख्य रूप से डेविड स्टर्न के विचारों से हुआ विकास। यह दृष्टिकोण राजनीति को एक समग्र प्रणाली के रूप में देखता है जिससे विभिन्न तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इस दृष्टिकोण की पहली प्रमुख विशेषता यह है कि यह राजनीति को एक खुली प्रणाली मानता है। तो इसका पहला विशेषता क्या है कि जो राजनीति है यह राजनीति को एक ओपन सिस्टम मानता है। क्या मानता है, यह इसे ओपन सिस्टम के रूप में देखता है या मानता है। इसका अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था बाहरी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होती है और उस पर प्रतिक्रिया भी देती है। तो इसका अर्थ क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो बाहरी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होती है और उस पर प्रतिक्रिया भी, रिएक्शन भी करती है। दूसरी विशेषता है इनपुट आउटपुट मॉडल है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि यह इनपुट आउटपुट मॉडल है। इसमें समाज से आने वाले इनपुट जैसे मांगे और समर्थन राजनीतिक प्रणाली में प्रवेश करते हैं। तो इसमें क्या होता है पहले कि जो समाज से जो आने वाला इनपुट है वह राजनीतिक प्रणाली में इनपुट होता है और आउटपुट के रूप में नीतियाँ और निर्णय निकलते हैं। आउटपुट के रूप में क्या निकलता है, हमारे नीतियाँ और निर्णय। यह प्रक्रिया राजनीतिक प्रणाली के कार्यकरण को समझने में सहायता करती है। तो यह प्रक्रिया क्या करती है, हमें राजनीतिक प्रणाली का जो कार्यकरण है उसको समझने में बहुत ही सहायता करता है। तीसरी विशेषता है फीडबैक प्रक्रिया। इसमें यह देखा जाता है कि सरकार द्वारा बनाए निर्णयों पर जनता कैसे प्रतिक्रिया देती है और यह प्रतिक्रिया भविष्य की नीतियों को कैसे प्रभावित करती है। तो इसका तीसरा विशेषता क्या है, फीडबैक प्रतिक्रिया, जिसमें यह देखा जाता है कि सरकार जो अपना जनता के लिए निर्णय लिया है तो उसमें जो हमारा जनता है उसका रिएक्शन क्या होता है और फ्यूचर में यह कैसे सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। और उसके बाद है हमारा चौथा विशेषता, यह है कि यह दृष्टिकोण समग्रता पर बल देता है।
मतलब कि राजनीतिक प्रणाली को अलग अलग भागों में नहीं बल्कि एक जुड़े हुए पूरे ढांचे के रूप में देखता है। चौथा विशेषता क्या है इसका कि यह राजनीतिक प्रणाली को अलग अलग भागों में नहीं बल्कि एक जुड़े हुए पूरे स्ट्रक्चर्ड ढांचे के रूप में देखा जाता है इसको। और पांचवी विशेषता यह है कि यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक है क्योंकि यह राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए व्यवस्थित मॉडल और प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। प्रणाली दृष्टिकोण राजनीतिक जीवन को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में समझने में मदद करता है जिसमें विभिन्न संस्थाएं, नागरिक और पर्यावरण आपस में लगातार अंतःक्रिया करते हैं। अब है हमारे पास हमारा 8वां प्रश्न जो कह रहा है कि समकालीन समय में चीनी समाजवाद की कार्यपालिका की व्याख्या कीजिए। समकालीन समय में चीनी समाजवाद की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो समकालीन समय में चीनी समाजवाद को कार्यप्रणाली को चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? समकालीन समय में चीनी समाजवाद की कार्यप्रणाली को चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद कहा जाता है। यह एक ऐसा मिश्रित मॉडल है जिसमें समाजवादी राजनीतिक ढांचा और बाजार आधारित आर्थिक प्रणाली दोनों एक साथ काम करती है। इस व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि राजनीतिक सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC के हाथों में केंद्रित रहती है। तो इसका विशेषता क्या है कि जो राजनीति है वो सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC उसके हाथों में केंद्रित होती है। देश की शासन व्यवस्था एक दलीय प्रणाली पर आधारित होती है। तो देश की जो शासन व्यवस्था है वो कौन से प्रणाली पर आधारित होती है? एक दलीय प्रणाली पर आधारित होती है जहां सभी प्रमुख नीतियों, निर्णय और प्रशासनिक नियंत्रण पार्टी नेतृत्व द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसमें राजनीतिक स्थिरता और केंद्रीकृत नियंत्रण बना रहता है। तो इससे क्या होता है कि राजनीतिक का जो स्थिरता है और उसका जो केंद्रीकृत है वो नियंत्रण बना रहता है। आर्थिक क्षेत्र में चीनी ने 1978 के बाद डेंग सियाओपिंग के नेतृत्व में आर्थिक सुधार और खुलापन की नीति अपनाई। क्या हुआ था आर्थिक क्षेत्र में 1978 में जो चीन था 1978 के बाद डेंग सियाओपिंग के नेतृत्व में, ये जो डेंग सियाओपिंग है उनके नेतृत्व में आर्थिक सुधार और खुलापन परफॉर्म एंड ओपनिंग अप की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत जो है निजी उद्यमों, विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए जिससे निर्यात आधारित विकास को गति मिला और वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता राज्य और बाजार का संतुलित मिश्रण है। रणनीतिक क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, ऊर्जा, रक्षा, दूरसंचार और भारी उद्योगों पर राज्य का क्या रहता है? नियंत्रण रहता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में निजी कंपनियों और बाजार शक्तियों को कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। चीनी में विकास को दिशा देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का उपयोग किया जाता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप लोग को पता ही होगा। तो वही चीनी में भी अपने विकास को एक दिशा देने के लिए पंचवर्षीय योजना का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक लक्ष्य, औद्योगिक नीति और सामाजिक विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? जो हमारे आर्थिक लक्ष्य हैं, औद्योगिक नीति और सामाजिक विकास की जो प्राथमिकताएं हैं उसको
निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त चीन ने बुनियादी ढांचे के विस्तार, तकनीकी नवाचार, शहरीकरण और गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया है। इन नीतियों के कारण चीन ने तीव्र आर्थिक विकास हासिल किया और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इसने क्या किया है, इन नीतियों के कारण चीन अब बहुत ही तीव्र गति से विकास करता है और जो ग्लोबल लेवल पे है एक अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। और इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है कि विकासशील विश्व में राज्य की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्या कह रहा है ये, विकासशील विश्व में राज्य की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो आइए चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रहा है। विकासशील विश्व में राज्य की विशेषताएं उन देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता है। क्या करता है ये, जो विकासशील विश्व में जो है राज्य की विशेषता उन देशों की राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक सिचुएशन होता है उसको दर्शाता है, जहाँ विकास की प्रक्रिया अभी भी जारी है। मतलब ये पूरा तरह इसमें विकास नहीं हुआ, ये अभी विकासशील है, वो अभी विकास कर ही रहा है। और संस्थाएं अपेक्षाकृत कमज़ोर या परिवर्तनशील स्थिति में है। मतलब चीज़ें अभी वीक हैं बट वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। सबसे प्रमुख विशेषता है कि मजबूत लेकिन असंतुलित राज्य। विकासशील देश में राज्य अक्सर अत्यधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन उसकी क्षमता और प्रभाव सभी क्षेत्रों में समान नहीं होता। तो क्या होता है इसमें कि विकासशील जो देश होता है या राज्य होता है उसमें अत्यधिक शक्तिशाली होता है अक्सर, लेकिन उसकी क्षमता और उसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं होता है। कुछ क्षेत्रों में राज्य प्रभावी होता है जबकि अन्य क्षेत्रों में उसकी पकड़ कमज़ोर रहती है। दूसरी विशेषता औपनिवेशिक विरासत का प्रभाव। तो हमारी दूसरी जो विशेषता है वो क्या है, औपनिवेशिक विरासत का प्रभाव। अधिकांश विकासशील देशों की प्रशासनिक, कानूनी और राजनीतिक संरचनाएं औपनिवेशिक शासन से क्या रहती है, प्रभावित रहती है, जिसके कारण उनकी संस्थाएं अक्सर बाहरी मॉडल पर आधारित होती है। तीसरी विशेषता राजनीतिक अस्थिरता है। इन देशों में बार बार सरकार परिवर्तन, सैन्य हस्तक्षेप या राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलता है। तो इसका जो तीसरा विशेषता है वो है कि राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें हम लोग कई सारे चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि बार बार सरकार बदलता है, उसके बाद सैन्य हस्तक्षेप होता है, राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलता है, जिससे नीति निर्माण और विकास प्रभावित होता है। और चौथा है हमारा आर्थिक निर्भरता और सीमित संसाधन। विकासशील राज्य अक्सर विदेशी सहायता, ऋण और निवेश पर निर्भर रहता है, जिससे उसकी आर्थिक संप्रभुता सीमित रहती है। मतलब वो दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, जिससे जो उसका जो चीज़ होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है और वह जल्दी ग्रो नहीं कर पाता। पांचवा विशेषता नौकरशाही की प्रमुख भूमिका है। पांचवा विशेषता क्या है, नौकरशाही की प्रमुख भूमिका। प्रशासनिक तंत्र अक्सर नीति निर्माण और कार्यान्वयन में अत्यधिक प्रभावशाली होता है, लेकिन कई बार इसमें भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही भी देखने को मिलता है। छठी विशेषता सामाजिक विविधता और संघर्ष है। छठी विशेषता हमारे पास क्या है, सामाजिक विविधता और संघर्ष। जातीय, धार्मिक और जो क्षेत्रीय विविधता कई बार है राजनीतिक एकता और शासन के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त विकासशील राज्यों में विकासात्मक राज्य की अवधारणा भी देखी जाती है, जहां राज्य आर्थिक विकास को गति देने में सक्रिय भूमिका निभाता है। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा और कृपया आप लोग नोट करते जाए एक के बाद एक पॉइंट को।
अब है हमारे पास दूसरा प्रश्न जो है, तुलनात्मक राजनीति के विकास का पता लगाइए। क्या कह रहा है ये कि तुलनात्मक राजनीति का जो विकास है उसका हमें पता लगाना है। तो आइए चलिए देखते हैं, पता लगाते हैं और समझते हैं। तुलनात्मक राजनीति के विकास को राजनीतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का व्यवस्थित तुलना के आधार पर अध्ययन करना है। इसका प्रारंभिक स्वरूप प्राचीन काल से मिलता है। तो इसका जो प्रारंभिक स्वरूप है वो कहाँ मिलता है? हमें प्राचीन काल से ही मिलता है। अरस्तु के विभिन्न नगर राज्यों के संविधान और शासन प्रणालियों का अध्ययन करके तुलनात्मक दृष्टि की नींव रखी। इसे तुलनात्मक अध्ययन का प्रारंभिक चरण माना जाता है। तो इसे क्या माना जाता है? इसे तुलनात्मक अध्ययन का प्रारंभिक चरण माना जाता है। इसके बाद प्रणाली दृष्टिकोण और संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ। इन दृष्टिकोणों ने राजनीति को एक समग्र प्रणाली के रूप में समझने में क्या किया है? सहायता किया है। कौन कौन? प्रणाली दृष्टिकोण और संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, जिसमें इनपुट, आउटपुट और फीडबैक जैसी प्रक्रियाएं शामिल थी। आधुनिक काल में तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया है। इसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, लोकतंत्रीकरण, विकास, अध्ययन और सार्वजनिक नीति जैसे नए आयाम शामिल हो गए हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल हुए हैं? हमारे राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, उसके बाद लोकतंत्रीकरण, विकास, अध्ययन, सार्वजनिक नीति जैसे जो नई चीज़ें वो ऐड हो गए हैं। और अब जाके इनका अध्ययन केवल औपचारिक संस्थाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों को भी सम्मिलित करता है। तो यह क्या करता है कि ये जो अब है बस एक औपचारिक संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों को भी सम्मिलित करता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, तुलना की विधि के रूप में केस स्टडी पर चर्चा कीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि तुलना की विधि के रूप में केस स्टडी पर चर्चा कीजिए। तो ये है क्या? चलिए आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। केस स्टडी विधि तुलनात्मक राजनीति में एक महत्वपूर्ण शोध पद्धति है। तो ये क्या है? केस स्टडी विधि तुलनात्मक राजनीति में एक शोध पद्धति है, जिसमें किसी एक व्यक्ति, संस्था, देश, घटना या राजनीति व्यवस्था का गहन और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष मामले को समझकर उससे व्यापक निष्कर्ष निकालना होता है। तो ये क्या है? इसमें क्या होता है? किसी एक व्यक्ति या फिर संस्था या देश, घटना, राजनीति, ये सब का अध्ययन होता है और इसका उद्देश्य जो है वो विशेष मामलों को समझकर उसका एक व्यापक निष्कर्ष निकालना होता है। केस स्टडी विधि की प्रमुख विशेषता इसका गहन अध्ययन है। तो केस स्टडी का जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? गहन अध्ययन, मतलब जिसको हम बहुत ही डीपली पढ़ते हैं। यह किसी एक इकाई के भीतर मौजूद राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों का विस्तार से विश्लेषण करती है। इससे किसी भी विशेष राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझना आसान हो जाता है। तुलनात्मक राजनीति में केस स्टडी का उपयोग दो रूप से होता है। तुलनात्मक जो राजनीति है उसमें केस स्टडी का उपयोग कितने रूपों में होता है? तो दो रूपों में होता है। कौन कौन सा? जिसमें से पहला है किसी देश, एक देश या संस्था का विस्तृत अध्ययन। पहला क्या है हमारे पास कि किसी एक देश या संस्था का विस्तृत अध्ययन, और दूसरा है कई केसों को तुलनात्मक अध्ययन करके समानताओं और विभिन्नताओं को
समझना। तो दूसरा क्या है कि कई केसों का तुलनात्मक अध्ययन करके उसका कंपैरिजन वाला स्टडी करके समानताओं और विभिन्नताओं को समझना है। यह विधि मुख्यतः गुणात्मक प्रकृति की होती है। तो यह विधि कैसा होता है, थोड़ा गुणात्मक प्रकृति का होता है। इस विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि यह जटिल राजनीतिक घटनाओं को गहराई से समझने में मदद करती है और नए सिद्धांतों के निर्माण में भी सहायक होती है। तो इसका एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है, यह भी है कि ये जो है हार्ट से हार्ट जो हमारा राजनीतिक घटना होता है उसको बहुत ही गहराई से समझने में मदद करता है और जो नए सिद्धांत का निर्माण है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है। यह वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर आधारित होता है, इसलिए अधिक व्यवहारिक मानी जाती है। इसके माध्यम से राजनीतिक व्यवहार, संस्थागत कार्यप्रणाली और नीतियों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से जो राजनीतिक व्यवहार, संस्थागत कार्यप्रणाली और नीतियों का प्रभाव जो है उसे बहुत ही बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जिससे तुलनात्मक अध्ययन अधिक प्रभावी बना रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रणाली दृष्टिकोण की उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ में पता लगाइए। क्या है, प्रणाली दृष्टिकोण की उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ का पता लगाइए। प्रणाली दृष्टिकोण जो सिस्टम अप्रोच है उसकी उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ राजनीतिक विज्ञान के विकास के रूप में एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है। तो प्रणाली दृष्टिकोण क्या करता है, यह उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ राजनीतिक विज्ञान के विकास के एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण 20वीं शताब्दी के मध्य में विकसित हुआ। तो यह दृष्टिकोण कब विकसित हुआ, 20वीं शताब्दी के मध्य में विकसित हुआ और इसका प्रमुख उद्देश्य राजनीति के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और समग्र बनाना है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, राजनीति के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और समग्र बनाना है। राजनीतिक विज्ञान में प्रणाली दृष्टिकोण का प्रमुख विकास डेविड स्टर्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, राजनीतिक विज्ञान में प्रणाली दृष्टिकोण का प्रमुख विकास डेविड स्टर्न के कार्यों से हुआ। किनके कार्यों से हुआ, डेविड स्टर्न। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में राजनीति को एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में देखा और इनपुट, आउटपुट तथा फीडबैक की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने क्या किया कि 1950 और 1960 के दशक में राजनीति को एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में देखा है। किसके रूप में देखा है, तो राजनीतिक प्रणाली के रूप में देखा और इनपुट, आउटपुट और फीडबैक की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। इस दृष्टिकोण का ऐतिहासिक संदर्भ व्यवहारवादी क्रांति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है, व्यवहारवादी क्रांति से जुड़ा है। इस काल में राजनीतिक अध्ययन को पारंपरिक संस्थागत दृष्टिकोण से हटाकर वैज्ञानिक और अनुभवजन्य बनाने का प्रयास किया गया है। इसी आवश्यकता ने प्रणाली दृष्टिकोण को जन्म दिया है। तो ये आवश्यकता किसको जन्म दिया है, प्रणाली दृष्टिकोण को जन्म दिया है। शीत युद्ध के दौर में जटिल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए भी एक व्यापक विश्लेषणात्मक मॉडल की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे यह दृष्टिकोण और अधिक प्रासंगिक बन गया। क्या हुआ था, जब शीत युद्ध जब चल रहा था तो उसी के दौर में जटिल अंतर्राष्ट्रीय और जो घरेलू राजनीति परिस्थिति है उसको समझने के लिए एक व्यापक विश्लेषणात्मक मॉडल का आवश्यकता महसूस हुआ उस टाइम, जिससे यह दृष्टिकोण और अधिक
प्रासंगिक बन गया। प्रणाली दृष्टिकोण ने राजनीति को एक खुला प्रणाली, जिसे हमने अभी थोड़ा देर पहले भी पढ़ा था, खुला प्रणाली, उसके रूप में क्या क्या प्रस्तुत किया, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण से निरंतर प्रभावित होता है। क्या होता है यह? जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण है उससे निरंतर प्रभावित होता है और उस पर प्रतिक्रिया भी देता है, मतलब उसके बाद उस पर रिएक्शन भी करता है। अब है हमारा 13वां प्रश्न जो पूछ रहा है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्या पूछ रहा है अभी? चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका की क्या करना है हमें? संक्षेप में व्याख्या करना है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी CPC, चीन कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका देश का राजनीतिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आधार है। चीन एक दलीय राज्य है। चीन क्या है? यह एक दलीय राज्य है, इसलिए यहाँ सत्ता का केंद्र केवल कम्युनिस्ट पार्टी के और वही पूरे शासन तंत्र का संचालन करती है। तो यह जो सत्ता का केंद्र केवल किसके पास है? कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, जो पूरा शासन तंत्र का संचालन करता है। सबसे पहले चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रमुख भूमिका राज्य का नेतृत्व करना है। जो सबसे पहला जो है, जो चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका प्रमुख भूमिका क्या है? उसका नेतृत्व करना है। चीन के संविधान में भी पार्टी के नेतृत्व को समाजवादी व्यवस्था का मूल सिद्धांत माना गया है। तो चीन का जो संविधान है उसमें भी इस पार्टी के नेतृत्व को क्या माना गया है? साम्यवादी व्यवस्था का मूल सिद्धांत माना गया है। इसी कारण सरकार, संसद, प्रशासन और न्याय व्यवस्था सभी पर पार्टी का निर्णायक प्रभाव रहता है। दूसरी भूमिका नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया की है। क्या है दूसरा भूमिका? नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया। देश की सभी महत्वपूर्ण नीतियां जैसे आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश नीति और सुरक्षा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय की जाती है। सरकार इन नीतियों को लागू करने का कार्य करती है। तो इन नीतियों का लागू करने का काम फिर कौन करता है? फिर ये जो लागू करने वाला काम होता है वो करता है सरकार। अब है आगे हमारा अगला प्रश्न, क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो पहला इसमें क्या है हमारा? निर्भरता का विचार। तो ये निर्भरता क्या है और इसके विचार क्या हैं? आइए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। साथ ही आप लोग नोट करते जाइएगा। निर्भरता का विचार, डिपेंडेंसी थ्योरी, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि विकासशील देश आर्थिक रूप से क्यों पीछे रहते हैं। तो ये जो थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी, यह क्या बताता है? यह समझाने का प्रयास करता है कि जो विकासशील देश है, जो अभी पूरा तरह विकसित नहीं है, अभी वो विकासशील है, मतलब विकास की प्रक्रिया में है, वो पीछे क्यों रह रहा है? वो अभी इसी प्रक्रिया में क्यों है? तो इस सिद्धांत का विकास 1960-70 के दशक में हुआ था। तो इस सिद्धांत का विकास कब हुआ था? 1960-70 के दशक में हुआ। और इसमें आंद्रे गुंडर, क्या नाम है यहाँ पे? आंद्रे गुंडर फ्रैंक तथा इमैनुअल वॉलरस्टीन जैसे विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो किसका ज़्यादा योगदान रहा है? आंद्रे गुंडर फ्रैंक तथा इमैनुअल वॉलरस्टीन, यह एक विद्वानों का नाम है। तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और यह सिद्धांत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को असमान मानता है। किसको यह असमान मानता है? वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को, जिसमें कुछ देश विकसित और शक्तिशाली होते हैं जबकि
अन्य देश कमज़ोर और निर्भर स्थिति में रहते हैं। शायद इसलिए यह इस सिद्धांत को असमान मानता है। निर्भरता का विचार यह स्पष्ट करता है कि विकासशील देशों की गरीबी और पिछड़ापन केवल आंतरिक कारणों से नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संरचना में मौजूद असमानता का परिणाम है। तो यह क्या स्पष्ट करता है कि जो विकासशील देश का जो गरीबी और पिछड़ापन है वो केवल उसके इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यह एक वैश्विक आर्थिक संरचना में मौजूद असमानता का परिणाम है। इसलिए यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विकास अध्ययन में असमानता को समझने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब हमारे पास यहाँ दूसरा पॉइंट है उदार लोकतंत्र का विचार। क्या है हमारे पास दूसरा पॉइंट अब है उदार लोकतंत्र का विचार। उदार लोकतंत्र का विचार एक राजनीतिक सिद्धांत है जो स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक शासन पर आधारित है। तो ये जो विचार है आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ये एक राजनीतिक सिद्धांत है जो समानता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन पर क्या है आधारित है। इसका विकास पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में हुआ और जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू तथा जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसका विकास कहाँ हुआ? पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में हुआ और इसमें महत्वपूर्ण योगदान किन किन ने दिया है? जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू तथा जॉन स्टुअर्ट मिल। अब तीसरा है हमारे पास यहाँ चीन में साम्यवादी पार्टी का उदय। क्या है? चीन में साम्यवादी पार्टी का उदय। अब हम इसको पढ़ेंगे। चीन में साम्यवादी पार्टी का उदय 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ, जैसा कि हमने पहले भी इसे पढ़ा था। 1919 के मई चौथा आंदोलन में चीन में राष्ट्रवाद और साम्यवाद के विचारकों को मजबूत किया। क्या किया था ये? 1919 के मई में जो चौथा आंदोलन ने चीन में राष्ट्रवाद और साम्यवाद के विचारों को मजबूत किया। इसी वातावरण में 1921 में संघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का क्या हुआ? स्थापना हुआ। कब हुआ? चीन में साम्यवादी पार्टी का जो स्थापना हुआ, इसका उदय हुआ, तो सबसे पहले जो उस समय का वातावरण था तो उसी के जब 1921 में यह संघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC की स्थापना हुई। अब हमारे पास हमारा चौथा पॉइंट है जो है नाइजीरियाई संघवाद। अब यहाँ पे हम जो नाइजीरिया था वहाँ पे जो संघवाद हुआ, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नाइजीरियाई संघवाद। नाइजीरियाई संघवाद नाइजीरिया की एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच किया गया है। तो ये क्या है? नाइजीरिया की एक राजनीतिक व्यवस्था है। क्या है? राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच किया गया है। इसका उद्देश्य देश की जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता को संतुलित करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? देश का जो है जातीय, धार्मिक और जो क्षेत्रीय विविधता है उसको संतुलित करना है। उसके बाद है हमारा पांचवा पॉइंट नव उदारवादी दृष्टिकोण के प्रमुख तत्व। क्या है? नव उदारवादी दृष्टिकोण के प्रमुख तत्व। तो आइए चलिए देखते हैं इसके प्रमुख तत्व क्या है। नव उदारवादी दृष्टिकोण 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ। तो ये कब हुआ विकसित? 20वीं शताब्दी में। एक आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण है। यह कैसा है? एक आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण है जो राज्य के सीमित हस्तक्षेप और मुक्त बाजार व्यवस्था को क्या करता है? बल देता है। यह क्या करता है? राज्य के सीमित हस्तक्षेप और मुख्य बाजार व्यवस्था को बल देता है।
इस दृष्टिकोण का पहला प्रमुख तत्व मुक्त बाजार है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में मांग और आपूर्ति की भूमिका प्रमुख होती है। तो ये इसका जो है क्या प्रमुख तत्व क्या है? मुक्त बाजार है, जिसमें क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण में मांग और आपूर्ति की प्रमुख भूमिका होती है। दूसरा तत्व निजीकरण है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निजी क्षेत्रों को सौंपा जाता है। और दूसरा इसका तत्व क्या है, निजीकरण, जिसमें जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र है, तो सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों को सौंपा जाता है, निजी क्षेत्रों के हाथ में दिया जाता है उन्हें। तीसरा तत्व है उदारीकरण। तीसरा तत्व क्या है हमारे पास है, उदारीकरण, जिसमें व्यापार, निवेश और उद्यमों पर लगे सरकारी प्रतिबंधों को कम किया जाता है। अब है हमारे पास चौथा तत्व जो है वैश्वीकरण। चौथा तत्व क्या है हमारे पास, वैश्वीकरण, जो देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देता है। तो जो चौथा तत्व है वैश्वीकरण, वो क्या करता है, देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देता है। तो आज के लिए बस हमारे पास इतना ही, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि हम आपको इजी से इजी वर्ड में और इजी से इजी वे में पढ़ाएं और समझाएं।